हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 12वीं और आज एक नया बिंदु लेकर के फिर से आपके सामने आए हैं। आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और यह नया बिंदु है तो बहुत छोटा, लेकिन उतना ही ये महत्वपूर्ण है और साथ ही अगले बिंदुओं के लिए, अगले वीडियो के लिए ये आधार भी है। यदि इसको आप नहीं समझ पाए तो आगे जो एक दो वीडियो आएंगे इस पार्ट के आखिरी में, तो उनमें थोड़ी सी आपको समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा बिंदु है वो क्या है? उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है और इसके कारण कौन से ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अपने समाज में या हम अपने संबंध में या कहीं भी आते जाते समय कुछ ऐसे उदाहरण देखने को हमको मिल जाते हैं जो इस परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसे आप देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि नपुंसक हो जाए, ठीक है, या जो जननांगिक रूप से क्या हो जाए, जननांगिक रूप से दुर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, जिसके कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके शरीर में खून नहीं बन रहा है, ठीक है, या उनके जो रक्त है, ठीक है ना, जो रक्त है उसमें रंगहीनता आ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ अतिरिक्त अंगों का आ जाना शरीर में, तो ये जो चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में पुरुषत्व आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ये कहीं न कहीं इस टॉपिक के कारण होती हैं, यानी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण होती हैं। तो देखने को तो हम इस परिवर्तन के जो विकार हैं, जो प्रभाव हैं, वो हम सब कहीं न कहीं अवश्य देखे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, इनकी तो बात हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले आइए समझते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली में। दोस्तों, आपको ये तो पता हो चल ही गया है कि हमारे जो शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र जैसा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र होता है, ये जीन के बने होते हैं, अर्थात इनमें जीन स्थित होते हैं। आपने डीएनए का नाम जरूर सुना होगा। तो डीएनए से गुणसूत्र की रचना होती है और साथ में डीएनए का जो खंड होता है वही जीन कहलाता है। और गुणसूत्र और जो जीन होते हैं, यही जो है तो हमारे गुणों को भी धारण करते हैं और जो नए और जीवन पर्यंत रहने वाले कुछ ऐसे विकार या परिवर्तन के लिए जिम्मेवार भी होते हैं। तो या तो डीएनए की संरचना में परिवर्तन या गुणसूत्र की संरचना में जब परिवर्तन हो जाता है, तो इससे जो विकार या जो प्रभाव या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही कहलाता है उत्परिवर्तन। मतलब उत्परिवर्तन वह स्थायी एवं वंशानुगत परिवर्तन है जो जीव के जीवन गुणसूत्र जीनोम में होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। सबसे बड़ी जो कमी इसकी है वो ये होती है कि जिस शरीर में ये उत्पन्न होगा उसको तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी अगली पीढ़ियों को भी वो क्या करेगा? प्रभावित करेगा। वंशानुगत होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या करता है? वंशानुगत होता है, जाता है, जिसकी वजह से यदि पिता प्रभावित है इसके प्रभाव से, तो पुत्र या पुत्री और उसकी आगे की जनरेशन भी इससे प्रभावित रहेगी। तो ये देखिए, बहुत ही खतरनाक होता है ये परिवर्तन जो है, जिसको आनुवंशिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये अकस्मात हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, आइए थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके स्तर को समझ लेते हैं कि उत्परिवर्तन का स्तर क्या होता है। तो जीन उत्परिवर्तन, यानी जीन उत्परिवर्तित होगा। उत्परिवर्तित का मतलब बदलाव होगा इसमें, या तो इसकी संरचना में बदलाव होगा या कि इसकी स्थिति में बदलाव होगा। फिर गुणसूत्री उत्परिवर्तन, तो गुणसूत्र में बदलाव होगा। वो किस प्रकार का होगा हम आगे देखेंगे। और पूरे जीनोम में जितने भी गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में है, उन सब में बदलाव हो जाए। तो इस प्रकार से इसका स्तर जो होता है ना, तो वो जीन स्तर, गुणसूत्री स्तर और जीनोम स्तर, 3 स्तरों में देखने को मिलता है।
तो अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है ये। उत्परिवर्तन वह आकस्मिक वंशानुगत तथा स्थायी परिवर्तन है जो आनुवंशिक पदार्थ के अनुक्रम या संचरण में होता है, ठीक है, और इससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन। बहुत सरल और सहज तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके जीन, गुणसूत्र या जीनोम में होने वाला वह स्थायी परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पीढ़ी तक वंशानुगत होते हुए और सभी पीढ़ियों को क्या करता है, प्रभावित करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। अब देखिए इसके स्तर के आधार पर उत्परिवर्तन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए तीनों प्रकार के परिवर्तन को समझ लेते हैं। पहला जो परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन, जिसको हम बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा में बिंदु उत्परिवर्तन भी ये है। जीन उत्परिवर्तन देखो क्या है, ये किसी एक जीन के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन हो जाए। जीन है और उसका जो न्यूक्लियोटाइड क्रम है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं हम अगले पाठ में, ये आपके पाठ्यक्रम में है तो इनको हम विधिवत देखेंगे। फिलहाल अभी नाम समझ लीजिए आप कि जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसमें से न्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है उस क्रम में जब परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको जीन परिवर्तन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की संरचना को बनाने वाले जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। इसीलिए डीएनए का एक नाम और है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जिस क्रम में जुड़े हुए हैं उनके क्रम में परिवर्तन हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, जीन परिवर्तन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही क्या होते हैं, जीन होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें किस किस प्रकार से समस्याएं होती हैं तो देखिए, आइए थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। इसमें प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, ये इसकी जगह पर चला जाए, ये इसकी जगह पर चला जाए, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे। तो इससे जीनों की जो सेटिंग है, जो सेट है, जोड़े हैं, वो क्या होते हैं, बदलते हैं। अभी हम देख चुके हैं इन चीज़ों को कि जीनों की जो सेट होते हैं, जो जोड़े होते हैं, उनमें जब बदलाव होता है तो गुणों में भी बदलाव हो जाएगा। अब वो गुण हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत लाभकारी भी हो सकता है और हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन अभी म्यूटेशन में तो जितने देखने को मिल रहे हैं वो सब हानिकारक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरा क्या है, विलोपन। दूसरा क्या हो सकता है, एक तो ये है कि जीनों का प्रतिस्थापन हो जाए, एक जीन दूसरे की जगह पर, दूसरा पहले की जगह पर, और प्रतिस्थापन के बाद भी दूसरी भी क्या है, विलोपन। विलोपन का मतलब हट जाना, एक जीन अपने स्थान से हट जाए, निकल जाए या बाहर हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी की समस्याएं आएंगी। भाई जो जीन निकला, अब वो कोई ना कोई गुण प्राप्त क्या कर रहा था, अभिव्यक्त कर रहा था, अब वहाँ से निकला तो वो गुण हटेगा, तो हो सकता है दूसरा गुण वहाँ प्रभावी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में विलोपन से भी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अंतः स्थापन, अब अंतः स्थापन का भी मतलब होता है कि एक जगह से उठकर के दूसरी जगह स्थापित हो जाए जीन, ठीक है ना। एक जगह से कोई जीन उठ करके या जा करके गुणसूत्र के दूसरी जगह पर स्थापित हो जाए, ये क्या हो गया, अंतः स्थापन। और इन तमाम प्रकार के जो 3 प्रकार के प्रतिस्थापन, विलोपन और अंतः स्थापन, इनसे जो उत्पन्न होने वाले विकार हैं उनमें से सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया क्या है, इनकी हम बात आगे करेंगे विधिवत तरीके से, क्योंकि बड़े प्रश्नों में आते हैं, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई यहाँ पर किससे, जीन उत्परिवर्तन से संबंधित, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सामान्य डीएनए बना हुआ है, ATGC-TA, ये क्या है, क्षारकों का अनुक्रम है। अब यहाँ पर देखिए परिवर्तित होकर के क्या बनेगा, ATA, जी की जगह पर क्या आ गया, ए आ गया। ये एक प्रकार का क्या हो गया, जीन परिवर्तन है। तो अभी हमने जैसे कहा कि प्रतिस्थापन यदि हो जाए तो प्रतिस्थापन का मतलब ये जी इसमें आ जाए, ये ए इसमें चला जाए, तो प्रतिस्थापन हो गया। विलोपन का मतलब ये जैसे मान लीजिए ये जी है, ये पूरी तरह से हट गया है, ठीक है, तो इसकी जगह दूसरा कोई ले सकता है, ये विलोपन हो गया। फिर अंतः स्थापन का क्या मतलब हुआ, ये ए जो है यदि ये हट करके और ये सी की जगह पर चला जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंतः स्थापन हो गया। तो इस प्रकार से जीन उत्परिवर्तन ये कहलाता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन की बात जब करते हैं तो वो आ जाता है गुणसूत्री परिवर्तन। अब गुणसूत्री परिवर्तन 4 प्रकार के देखे गए हैं। पहला है विलोपन है, दूसरा उलटना है, तीसरा प्रत्यावर्तन है और चौथा जो है विस्थापन है। इनके डिटेल में बहुत नहीं जाना है, आपको थोड़ा थोड़ा
आंशिक रूप से समझना है, क्योंकि अभी सिलेबस में आपको इतना डिटेल से इनको समझाया नहीं है, पर फिर भी हम आपको बता रहे हैं। विलोपन का मतलब तो आप जान ही गए हैं, हटना। अब जैसे गुणसूत्र की कोई भुजा या कोई भुजा का कोई खंड क्या हो जाए, विलोपित हो जाए, यानी हट जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई भुजा का खंड निकल जाए, अलग हो जाए, तो एक ये है कारण। उलटने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए भुजा का कोई खंड है, इधर से इधर चला जाए अथवा इधर से इधर चला जाए या इधर से यहाँ चला जाए, है ना, तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से उलटना हो जाता है। समझ में आ गई बात ना। दूसरा प्रत्यावर्तन, क्या क्या मतलब कह रहा है प्रत्यावर्तन का। अब जैसे अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी जो लोकेशन इसका है, जो यहाँ पर ये इसकी स्थिति है, ये यहाँ से हट करके अब कहाँ चला जाए, दूसरी जगह जगह क्या हो जाए, लोकेटेड हो जाए। ठीक है। जैसे अभी उलटने में क्या है कि ये खंड यहाँ चला गया और ये खंड यहाँ चला गया, ये उलटने की बातें हो गई। लेकिन यहाँ लोकेशन चेंज हो जाने का मतलब क्या हुआ, प्रत्यावर्तन का मतलब कि यहाँ कोई भी मान लीजिए ए जीन है और ये आ करके हट करके यहाँ चला जाए, तो इसको हम कहेंगे क्या, प्रत्यावर्तन या ट्रांसलोकेशन कहेंगे। यानी लोकेशन जो इसका है उसके लोकेशन में स्थानांतरण हो जाए। फिर क्या है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि कोई भी भुजा गुणसूत्र की क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। ठीक है ना। विस्थापन और प्रतिलिपिकरण कहते हैं। तो प्रतिलिपिकरण कहो या विस्थापन कहो, तो कोई भी भुजा जैसे उसकी एक और कॉपी बन जाए या उसकी प्रतिलिपि बन जाए, सीधा सीधा जैसे ये एक भुजा है, इसकी कॉपी ये बन जाए। ठीक है, तो ये क्या करें, तो डुप्लीकेशन कहेंगे या प्रतिलिपिकरण कहेंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, यही भुजा यहाँ पर विस्थापित हो गई है। तो ये गुणसूत्री परिवर्तन है और इनके कारण बहुत भारी समस्याएं मानवों में होती हैं। तो वो क्या है, जैसे सिकिल सेल एनीमिया हो गई, ये यहाँ भी देखने को मिला है उदाहरण में, सिकिल सेल एनीमिया का। ठीक है, यानी ये गुणसूत्री परिवर्तन के कारण भी होता है, उत्परिवर्तन के कारण, और यह जीन उत्परिवर्तन के कारण भी होता है सिकिल सेल एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन के जीन में परिवर्तन हो जाता है। हीमोफीलिया, देखिए यहाँ भी आपको हीमोफीलिया देखने को मिली है, तो यहाँ भी देखिए रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में, यह तो आपको पता ही है। फिर एल्बिनिज्म, ये क्या है, रंगहीनता कहलाती है, जो ब्लड है उसकी इसको उसमें रंग की कमी हो जाए। थैलीसीमिया, रक्त की जो मात्रा है वो कम हो, क्यों, क्योंकि रक्त बनना ही बंद हो गया है या कम हो गया है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मतलब 21वां जो गुणसूत्र है उसमें अतिरिक्त एक गुणसूत्र की संख्या जुड़ जाए। यानी कुल मिलाकर के गुणसूत्रों की भुजाओं में परिवर्तन, गुणसूत्रों की भुजाओं में परिवर्तन और विस्थापन, फिर उनकी संख्या में परिवर्तन। संख्या कभी गुणसूत्रों की कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में विकार उत्पन्न होते हैं, जिनकी हम बात आगे या अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, गुणसूत्री परिवर्तन। और तीसरा जो आ जाता है आपका, वो जीनोम में परिवर्तन। जीनोम में परिवर्तन का मतलब पूरे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो ये दो प्रकार का होगा, गुणसूत्री एक से एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता, ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, बहुगुणी सूत्र, यानी गुणसूत्रों के पूरे सेट की अधिकता, यानी यदि मान लो एक गुणसूत्र अधिक हो जाए या कम हो जाए, और या कि फिर दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि जो एक गुणसूत्रों का सेट है, जो जोड़ा है, उस पूरे जोड़े में कमी या अधिकता हो जाए। तो अब जैसे इसका उदाहरण यहाँ पे देखना, डाउन जो सिंड्रोम है उसमें क्या कह रहा है कि 45-46 की जगह पर एक गुणसूत्र ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और इसमें किसमें ज़्यादा हुआ है, 21वें गुणसूत्र पर हुआ है। तो ये तो बातें हो गई कुछ उत्परिवर्तन और उनके प्रकारों की। प्रकारों में ज़्यादा डीपली हम नहीं गए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए पर आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी तैयारी के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको समावेशित किया है आज की वीडियो में। बाकी आपकी एनसीईआरटी में केवल बिंदु उत्परिवर्तन के रूप में हीमोफीलिया और जो एनीमिया है, ये दो चीज़ दिया है, हाशियाकार एनीमिया जो दिया है वह है, ये दो चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, तो उसको देख लेंगे बुक से आप। बाकी आगे के कंपटीशन के लिए ये आवश्यक है। अब उत्परिवर्तन के कारण देखिए क्या कह रहा है। कारण वैसे हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वतः इसमें जो बता रहा है, स्वतः स्फूर्त परिवर्तन, विकिरण। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि शरीर में स्वतः ही ये परिवर्तन हो जाते हैं प्राकृतिक कारणों से। और फिर इसमें विकिरण कुछ हैं, जैसे एक्स किरण है, वाई किरण है या अल्ट्रावायलेट किरण है, इन किरणों की वजह से भी उत्परिवर्तन होता है। रसायन जैसे नाइट्रस एसिड है, EMS, और फिर एक दिया हुआ है और
कुछ विकिरण का ही नाम है, यहाँ मिसप्रिंट है, इसको छोड़िए, ये अतिरिक्त चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें ये कुछ रसायन हैं जिनकी वजह से ये होता है उत्परिवर्तन। फिर तापमान में भी परिवर्तन की वजह से होता है। फिर जैविक एजेंट, यहाँ पर जैविक एजेंट कुछ वायरस है, ट्रांस ओजोन है, इत्यादि प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये सभी उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं, ठीक है। विकिरण वगैरह तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मेरे ख्याल से, जो विकिरण होते हैं वो इस उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे यदि देखें तो उत्परिवर्तन के कुछ हानिकारक यदि प्रभाव की बात कर लें तो क्या होता है, कई उत्परिवर्तन घातक जो होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कैंसर, आनुवंशिक रोग, वांझपन आदि का कारण भी ये बन सकते हैं, ठीक है। मानव में जनसंख्या विकृतियों को उत्पन्न कर सकते हैं। विकृतियाँ यही है कि सामान्य रूप से मानव उत्परिवर्तित माने उत्पादक ना हो, यानी सामान्य प्रकार के जो मानव होते हैं उससे हट कर कहीं आक्रामक या कहीं बुद्धिहीन या कहीं शरीर के कोई अंग कटे फटे, इस प्रकार के मानव जब उत्पन्न होते हैं यानी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इनका भी कारण उत्परिवर्तन ही होता है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे यदि बढ़ते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में देखिए पहले क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में बदलाव होगा, ठीक है। फिर जीन गुणसूत्र प्रभावित होंगे और लक्षणों में परिवर्तन, मतलब यहाँ से डीएनए से स्टार्टिंग होती है, यानी जीन हम ऐसा कहें कि पहले जीन में परिवर्तन होगा, यानी न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होगा तो जीन में परिवर्तन, तो डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा, और डीएनए में परिवर्तन होगा तो गुणसूत्र में परिवर्तन होगा और जीन भी हो सकता है इसमें, और फिर इसके बाद लक्षण में परिवर्तन होगा जो हमको बाहर की तरफ दिखाई देता है। ये इनका क्रम होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा संक्षेप में कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं, और संक्षेप के अलावा यहाँ उत्परिवर्तन का महत्व देखिए क्या दिया है। अब ऐसा नहीं कि हानिकारक ही हानिकारक होता है, महत्व भी इनका है। यह विकास की मूल सामग्री है। देखिए विकास भी जीवों का तभी होता है जब कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन एक ही पीढ़ी में अकस्मात परिवर्तन होना ये ज़्यादा घातक है। लेकिन क्रमिक रूप से यदि धीरे धीरे यह परिवर्तन अगली पीढ़ियों तक होते हैं, जो लाभकारी हों, जो वातावरण के लिए उपयुक्त हों, तो ये परिवर्तन हमारे लिए कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। नई प्रजातियों का निर्माण भी होने में, भाई जितनी भी नई ये प्रजातियाँ बनती हैं या बनती आई हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कारण क्या है, उत्परिवर्तन है। पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की नई किस्मों के विकास में भी उत्परिवर्तन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और औद्योगिक एवं कृषि के सुधार में भी ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये हानिकारक ही है, खतरनाक ही है, ये लाभकारी भी है, पर हाँ ये परिवर्तन कैसा हो, समाज, प्रकृति और जीव मात्र के लिए कैसा हो, लाभकारी हो, तभी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अन्यथा ये यदि ऐसा हो जाए कि विकार के रूप में हो जाए तो ये समझ लीजिए खतरनाक है, ये सृष्टि के लिए भी, प्रकृति के लिए भी और जीव के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब संक्षेप में देख लेते हैं कि उत्परिवर्तन आकस्मिक होने के बावजूद जीवों में विविधता उत्पन्न करते हैं। ये कभी कभी हानिकारक होते हैं, किंतु कई बार विकास और अनुकूलन के आधार भी बनते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से परिवर्तन है, और परिवर्तन प्रकृति में होता रहता है, ये भी हम सबको समझना है, ठीक है। तो प्रकृति का हर परिवर्तन भविष्य के विकास की नींव है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह ये परिवर्तन हमेशा सकारात्मक हो, कई बार नकारात्मक हो। तो जहाँ मीठा हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ कड़वाहट भी स्वीकार करनी पड़ती है। पर आज समाधान धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे हमारा विज्ञान उन्नति कर रहा है, तो समाधान लगभग हर हर विकारों का है, हर समस्याओं का है, बस समय से जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं उत्परिवर्तन से संबंधित, ठीक है, जो आपके कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि वीडियो में कुछ छोटे मोटे मिस्टेक होते हैं, तो यदि ऐसा हम प्रयास करते हैं अपने तरफ से कि 100% चीज़ें सही हों, पर यदि बोलने में कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो उसको इग्नोर करें। अच्छी चीज़ें जो आपको अच्छी लगें उनको केवल ग्रहण करें, उन्हीं को नोट डाउन करें। यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, वैसे कोई भी यूट्यूबर जो होते हैं वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, पर कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, तो उसको इग्नोर करते हुए आप अच्छी चीज़ें ग्रहण करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, खूब मेहनत करें और खूब अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आएँ। भविष्य में आप प्रतिस्पर्धाओं में की दौड़ में, प्रतिस्पर्धाओं में आप उन्नति करें, आप उत्तम रिज़ल्ट लेकर के आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक आग्रह कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें, और लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए और
पूरा अध्ययन अध्यापन करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद।